तो गुड मॉर्निंग बेटा। हम अपने सेल्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने, तो अब हम सेल्स में आगे बढ़ते हैं। सीरीज ग्रुपिंग कर चुके थे, पैरेलल ग्रुपिंग कर चुके थे, तो आज हम बात करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग की। तो देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है भाई, जिसमें आप सेल्स को कनेक्ट करते हैं इन बोथ कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज एज वेल एज पैरेलल। तो मान लीजिए आपने क्या किया, इस तरीके से n आइडेंटिकल सेल्स each of EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R आपने इस तरीके से मिक्स्ड ग्रुपिंग में कर दिए। पहले सीरीज में किए और उतनी ही सेल्स के इस तरीके से आपने m रोज बना दी। क्या बना दी? m रोज। तो आपने क्या किया n सेल्स सीरीज में कनेक्ट किए। कितने सेल्स थे? n सेल्स थे। और ऐसी आपने क्या की, m रोज बना दी। each cell has EMF E and internal resistance R। तो इस तरीके से आपने तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में कनेक्ट कर दिया, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब हम चाहते हैं कि जो मिक्स्ड ग्रुपिंग करने से हमारा EMF, हमारा करंट कितना हमें मिलता है, क्या मिलता है, आइए अब हम बात करते हैं। तो देखिए EMF ऑफ ईच रो, देखिए एक रो में m सेल्स थे, ईच ऑफ EMF E आपको पता है सीरीज में EMF क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा, सभी ऐड हो जाते हैं। तो EMF ऑफ ईच रो इज NE। अब इसका भी EMF NE, इसका भी EMF NE, इसका भी EMF NE, तो सारे पैरेलल में है, तो टोटल EMF क्या हो जाएगा, NE। तो टोटल EMF ऑफ द सर्किट, total EMF of the circuit is equal to NE. Now internal resistance of each cell, internal resistance of each row कह लीजिए, each row N into R, क्योंकि एक सेल का रेजिस्टेंस कितना बेटा, R, तो पूरी रो कितना हो जाएगा, N into R। अब ऐसी आपने M रोज कनेक्ट कर रखी हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं भाई हम, तो कितना आएगा देखो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक रो का कितना है, 1/NR, NR था ना, तो 1/NR प्लस 1/NR कितने थे ये, m रोज थी, तो m टाइम्स आपने इसको ऐड कर दिया, तो 1/R इक्वल टू m/NR, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR/M, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR/M। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए आप किसी सर्किट को किसी एक्सटर्नल डिवाइस से, एक्सटर्नल इस बैटरी जो बनी है हमारी, इसको एक्सटर्नल किसी डिवाइस या सर्किट से कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, तो उसके अंदर कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो वो करंट क्या होगा, तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाले थे, ये तो आपने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट और प्लस में जो आपने रेजिस्टेंस जोड़ा है ये, तो बेटा क्या बनेगा देखो, NR/M प्लस R, और आप ये कह सकते हैं NR प्लस MR/M, ये बनेगा ना, NR प्लस MR/M। तो ये आपके पास होगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो गया, ठीक है ना, क्लियर है वाली बात। तो करंट क्या होगा, तो करंट क्या होता है भाई, टोटल EMF
जो भी सर्किट का था, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो करंट ड्रॉन बाय या करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो करंट ड्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा टोटल ईएमएफ कितना, टोटल ईएमएफ कितना आपको पता था, आपने भी निकाला था, NE है ना, N सेल्स थे, ईच ऑफ ईएमएफ E, तो टोटल ईएमएफ कितना, NE, तो टोटल ईएमएफ होगा भाई आपका NE। टोटल रेजिस्टेंस कितना ये आप निकाल चुके थे, NR प्लस MR बाय M, NR प्लस MR बाय M। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा MNE बाय NR प्लस MR, MNE बाय NR प्लस MR। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट या आप टोटल रेजिस्टेंस और टोटल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हमें बताते क्या है, वो हमें कह देंगे ऐसे कुछ सेल्स है भाई, इनको बताइए किस तरीके से कनेक्ट करें कि आपके पास इतना करंट हम उससे ड्रॉ कर सके और इतने वोल्ट की बैटरी बन जाए। तो ऐसा हम मिक्स ग्रुपिंग से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, मिक्स ग्रुपिंग से जनरली क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, वो ये पूछते हैं कि शो that the when maximum current is drawn from the cell, show that the maximum current will be drawn from the cell if the external resistance of the circuit, ये जो आपने external resistance कनेक्ट किया था, external resistance of the circuit should be equal to total internal resistance, should be equal to total internal resistance। क्वेश्चन पे फोकस करना बेटा, क्वेश्चन पे फोकस करना। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप शो कीजिए, इसे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट भी कह देते हैं, आप शो कीजिए कि जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्ट किया है, कैसा कनेक्ट किया है जो कि उसके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो, तब उस कंडीशन में वो जो सर्किट में, इस सर्किट में रेजिस्टेंस से वो ज्यादा से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ये रेजिस्टेंस उस सर्किट से ज्यादा उस बैटरी से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी when the external resistance is equal to the total internal resistance of the battery। चलिए अब इसी चीज को प्रूव करते हैं। Now let us try to solve this, try to prove this कि मैक्सिमम करंट कब होगा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट निकाल रहे हैं। Let us try to find out the condition of maximum current। अब देखिए, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट के लिए क्या है, I is equal to this, तो I मैक्सिमम होना चाहिए, तो I is मैक्सिमम भाई। अच्छा, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर में है ये मिनिमम होगा, तो I is maximum when NR plus MR is minimum, NR plus MR is minimum। ठीक है जी, बहुत बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इस NR plus MR को मैं NR स्क्वायर प्लस रूट ऑफ MR स्क्वायर इसको मिनिमम कर दूं, ये मिनिमम हो जाए, बात तो एक ही है ना, रूट का स्क्वायर का रूट कर लिया। इसमें फिर मैंने क्या किया भाई, रूट ऑफ NR स्क्वायर प्लस रूट ऑफ MR स्क्वायर, मैंने क्या किया, 2 रूट ऑफ NR MR ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 2 रूट ऑफ NR MR ऐड कर दिया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड बी मिनिमम। मेरा मकसद था परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, इसलिए मैं इसे स्टेप्स ये कर रहा हूं। अब देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ NR माइनस रूट ऑफ MR का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ NR MR। अब इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, बाकी सब तो फिक्स है, कांस्टेंट है जो भी है, तो मिनिमम वैल्यू आपने देखा, एक तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर है, और एक
हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब इस परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो जाए। इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब इस परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो जाए। और बेटा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर? तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो आइए देखते हैं इसकी मिनिमम, दिस इज मिनिमम कब? इफ रूट ऑफ nr माइनस रूट ऑफ mr का होल स्क्वायर इज मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा बेटा? जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। और परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आपको पता ही है, वो होती है 0, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो कम से कम क्या होगा? कम से कम क्या होगा? वो हो जाएगा 0, वो हो जाएगा 0। तो यहां से r की वैल्यू आ गई nr/m। देखना कब आई? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल था। When external resistance is equal to total internal resistance, then the current is maximum. The maximum current can be drawn from the cell or battery. So this is the mixed grouping। कई बार पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, show that the maximum current will be drawn from the cell or the battery if external resistance connected is equal to the total internal resistance of the combination। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। This is the condition of maximum current। तो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, this is the condition of maximum current। आप देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है? 4 आइडेंटिकल, क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। 4 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट्स आर जॉइंड इन पैरेलल। तो क्या किया आपने? 4 आइडेंटिकल सेल, 4 आइडेंटिकल सेल, 2 3 और ये हो गया आपका चौथा आइडेंटिकल सेल। ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, सभी का ईएमएफ 2 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ पता नहीं है, बाद में देखते हैं। कोई कंडीशन दे रखी होगी तो उसके हिसाब से देख लेंगे। आर जॉइंड इन पैरेलल प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट था आपके पास कंसिस्टिंग ऑफ टू 15 ओम रेजिस्टेंस। इसमें आपने 2 15 ओम के रेजिस्टेंस लिए। जॉइंड इन पैरेलल, जॉइंड इन पैरेलल the terminal voltage of the cells as read by an ideal voltmeter। टर्मिनल वोल्टेज जैसे मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ए और बी के बीच की जो वोल्टेज है तो इसे VAB कह दीजिए। VAB आपको दे दिया 1.6 वोल्ट। आइडियल वोल्टमीटर है इसलिए उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। अब देखिए आपको गिवन क्या क्या है, देखिए ध्यान से। आपको 4 सेल दे रखे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, इक्विवेलेंट सेल निकाल लेते हैं इसका। तो इक्विवेलेंट जब सेल निकालोगे तो उसका देखेंगे भाई ईएमएफ कितना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, आइए। E R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R 4/R। तो बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R/4। ठीक है जी।
अब वैसे तो पैरेलल में कनेक्ट है तो 2 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास रिजल्ट था E इक्वल बाय R इक्वल E1 बाय R1, E बाय R, E बाय R, E बाय R, E बाय R देखिए आइडेंटिकल थे तो 4E बाय R, E इक्विवेलेंट R इक्वल R बाय 4 इज इक्वल टू 4E बाय R, 4 से 4 R से R कैंसिल तो E इक्वल की वैल्यू क्या आ गई, E आ गई। E इक्वल की वैल्यू क्या आ गई, E आ गई। अब E इक्विवेलेंट भी आपको कितना गया, E आ गया भाई। और R इक्वल का आपके पास क्या था, R बाय 4, R इक्वल क्या था आपके पास, R बाय 4। तो अब क्या करोगे, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। E इक्वल आपके पास 2 वोल्ट आ गया। अब देखो कैसे बना मेरा सर्किट। मेरे पास एक सेल आया जिसका इंटरनल ईएमएफ तो 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है R बाय 4। उसको आपने इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से कनेक्ट कर रखा है। 15-15 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 15 तो 2 बाय 15, तो R इज इक्वल टू 15 बाय 2 7.5। तो R इज इक्वल टू 15 बाय 2। ये अब आपका नया सर्किट बन गया। अब इसने क्या कहा है, इसके अक्रॉस यहां पे 1.6 वोल्ट के पोटेंशियल ड्रॉप आता है जब आपने उसको मेजर किया था। तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। अब देख लो आप कैसे बनाओगे। अब तो बड़ा सिंपल सी बात आ गई। देखो यार कितनी सिंपल बात आ गई। ये 1.6 वोल्ट है तो इसमें क्रॉस करंट निकालो। I is equal to V by R। VAB 1.6, R 15 by 2, तो 3.2 by 15 ये करंट आ गया। अब जो करंट बेटा इसमें से फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इसमें से कर रहा होगा। अब 1.6 वोल्ट यहां है, टोटल 2 वोल्ट था तो ये होगा 0.4 वोल्ट। तो I is equal to V by R या V is equal to IR, आपकी मर्जी। 0.4 V, I कितना 3.2 by 15, R कितना R by 4, डेसिमल से डेसिमल गया, 4 8 30, 4 2 8, R is equal to 15 by 2, R is equal to 7.5 ohm. In this way we can find out the resistance, find out the resistance of the cell, internal resistance of the cell। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल से आपको सेंड कर दूंगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एफिशिएंसी या पावर ऑफ ए सेल या एफिशिएंसी ऑफ ए सेल। देखिए एफिशिएंसी निकालेंगे तो सारी चीजें निकल जाएंगी आपकी। एफिशिएंसी ऑफ ए सेल आप निकालना चाहते हैं। अब आपको पता है एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से। और एफिशिएंसी होती क्या है, अगर सिंपल सी बात करें तो एफिशिएंसी क्या होती है, कितना मैंने इनपुट लिया उसके अगेंस्ट मैंने आउटपुट कितना दिया। तो एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो भाई देखो आउटपुट पावर, पहले देखो सेल बना लेते हैं। वी हैव ए सेल, we have a cell of EMF E, internal resistance R, और उसको आपने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया। यहां से आपके पास I करंट फ्लो कर गया। सिंगल सेल का इसी तरीके से आप बनाते थे। ये आपका पूरा सेल है, ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो भाई अब एक बात बताओ, जो आपकी
इनपुट पावर है। इनपुट, आप इनपुट कितना दे रहे हैं? आपने इनपुट दिया, आपने इनपुट दिया जो भी ये VI था, आपकी इनपुट थी EI, और आउटपुट आपने इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लिया है, तो आउटपुट होगा I²R। आउटपुट हो गया I²R। अब ये जो EI है भाई, ये जो पावर थी जो इस सेल से मिली, वो दो जगह डिवाइड है, एक इस रेजिस्टेंस के क्रॉस और एक इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो एफिशिएंसी देखो क्या होगी, आउटपुट पावर तो आपकी I²R है, और ये बनी I² R प्लस I²R, I²R प्लस I²R। अब देखो I² कॉमन ले लो, R प्लस R, I² कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई, ईटा इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए सेल इज इक्वल टू R बाय R प्लस R, R बाय R प्लस R। इस R को ऊपर कॉमन ले भी लगे तो ये बनेगा R कॉमन 1 प्लस R बाय R, ये कैंसिल, तो दिस इज द एफिशिएंसी, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, अब स्मॉल r और कैपिटल R फिर आपको दे रखी होगी, तो आप एफिशिएंसी किसी भी सेल की निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी किसी भी सेल की भाई आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जितनी आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, जितनी इस r की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी इस r की वैल्यू ज्यादा होगी, इस फैक्टर की वैल्यू उतनी कम होगी। उस फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही जो डिनोमिनेटर है ये कम होता चला जाएगा। डिनोमिनेटर का मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होती चली जाएगी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ R, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ R, R कौन सा बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ R, more efficient will be the cell, more efficient will be the cell। तो जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आपका सेल की एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये था भाई आपके पास सेल का कांसेप्ट, पावर ऑफ द सेल, ग्रुपिंग ऑफ द सेल, ये हमने यहाँ पे सेल का कांसेप्ट कंप्लीट कर लिया। कल हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ पे बात करेंगे, किरचॉफ्स लॉ करेंगे, किरचॉफ्स लॉ न्यूमेरिकल करेंगे, उसे समझेंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी किरचॉफ लॉ। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।